नमस्कार, आर्यन टीवी नेशनल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबरों के साथ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जापान के यामानाशी में मौजूद फनक कॉरपोरेशन की यहां पर बता दें आपको कि इस दौरान ही फनक तकनीकों को लेकर भी बातचीत की और नई तकनीक और सहयोग पर ध्यान दिया गया है। और इसके साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ जापान पहुंचे हुए थे। उन्होंने फैक्ट्री में उत्पादन प्रक्रिया और उन्नत रोबोट तकनीक का निरीक्षण किया है और इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने फैक्ट्री कर्मचारियों और तकनीकी टीम से भी मुलाकात की है और बातचीत की है और इसके साथ ही रोबोटिक्स उद्योग की नई प्रगति को साझा और समझा। और इस दौरे का ही उद्देश्य भारत जापान औद्योगिक सहयोग को मजबूत करना और उत्तर प्रदेश में तकनीकी निवेश और नवाचार के अवसर तलाशना बताया गया है। दौरे से दोनों देशों के व्यापार और तकनीकी साझेदारी को बढ़ावा मिलने की भी संभावना है। उत्तर प्रदेश का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल बिजनेस डेलीगेशन यहां की यात्रा पर आया था। उन्होंने अवलोकन करने के बाद फिर वहां की पूरी रिपोर्ट भी हम सबके सामने प्रस्तुत की और जिसका परिणाम है कि आज यामानाशी के माननीय राज्यपाल के आमंत्रण पर हम सब यामानाशी पे पहुंच करके हम लोगों ने यहां की स्थिति को देखा है, ग्रीन हाइड्रोजन के प्रोडक्शन को देखा है और इस तकनीक के बारे में आज उत्तर प्रदेश और यामानाशी के बीच में एक ऐतिहासिक समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर हुआ है। उत्तर प्रदेश के उच्च तकनीकी संस्थान से जुड़े हुए छात्र यहां पर इस तकनीक का प्रशिक्षण भी लेंगे और प्रशिक्षण के साथ इस तकनीक को सफलतापूर्वक उत्तर प्रदेश के अंदर लागू करने में उत्तर प्रदेश की इंडस्ट्री के लिए, उत्तर प्रदेश की पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए, उत्तर प्रदेश के अंदर ऊर्जा की आत्मनिर्भरता को आगे बढ़ाने के लिए इस तकनीक का उपयोग कर पाएंगे। और इस तकनीक को हम लोग प्रधानमंत्री मोदी जी के नेट जीरो के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में यह एक बड़ी महत्वपूर्ण पहल हो सकती है। और मैं इस तकनीक के लिए यामानाशी के माननीय राज्यपाल और यहां के हाइड्रोजन ऊर्जा से जुड़े हुए अध्यक्ष हैं उनका और उनकी पूरी टीम का हृदय से धन्यवाद करता हूं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जापान की सबसे ऊंची चोटी और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट माउंट फूजी की तस्वीर सोशल मीडिया पर साझा की। उन्होंने लिखा है कि ये चोटी लगन, अनुशासन और आध्यात्मिक संतुलन का प्रतीक है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि माउंट फूजी जापान की सुंदरता और सांस्कृतिक गर्व को दर्शाता है। उन्होंने इसे एक चमत्कार और धूप वाले दिन देखना अपना सौभाग्य बताया है और अपनी पोस्ट में उन्होंने जापान को धन्यवाद भी दिया है। दर्शकों को इस प्राकृतिक आध्यात्मिक अनुभव का महत्व भी समझाया उन्होंने। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जापान की सबसे ऊंची चोटी और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट माउंट फूजी की तस्वीर सोशल मीडिया पर साझा की। उन्होंने लिखा, ये चोटी लगन, अनुशासन और आध्यात्मिक संतुलन का प्रतीक है। योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा कि माउंट फूजी जापान की सुंदरता और सांस्कृतिक गर्व को ही दर्शाता है। उन्होंने इसे एक चमत्कार और धूप वाले दिन देखना अपना सौभाग्य बताते हुए उन्होंने अपनी पोस्ट में यह भी कहा कि जापान को धन्यवाद देते हुए दर्शकों को इस प्राकृतिक और आध्यात्मिक अनुभव का महत्व समझाया। हरदोई में सीएसएनपीजी कॉलेज की
60वीं जयंती पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि पढ़ाई सिर्फ नौकरी के लिए ना करें, बल्कि अपने विषय का गहरा ज्ञान हासिल करें। उन्होंने कहा कि जब ज्ञान पूरा होगा, नौकरी अपने आप पीछे आएगी। उन्होंने गोंडा और बिहार के कुछ लोगों का उदाहरण दिया, जिन्होंने यूट्यूब से लाखों रुपए कमाए और समाज में सम्मान भी पाया। डिप्टी सीएम ने कहा, शिक्षा का उद्देश्य सिर्फ नौकरी नहीं, बल्कि ज्ञान प्राप्त करना होना चाहिए। तो हरदोई से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर डिप्टी सीएम का संदेश साफ तौर पर देखने को मिला। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि यूट्यूब से लाखों रुपए कमाए जा रहे हैं, ज्ञान जरूरी है। और इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि नौकरी के लिए पढ़ाई ना करें, बल्कि ज्ञान के लिए पढ़ाई करें। तो हरदोई में CSNPG कॉलेज की 60वीं जयंती पर ही डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक पहुंचे हुए थे और यहां पर उन्होंने पढ़ाई सिर्फ एक नौकरी के लिए ना करें, ऐसा कहा। और इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अपने विषय का गहरा ज्ञान भी हासिल करें। उन्होंने कहा कि जब ज्ञान पूरा होगा तो नौकरी अपने आप पीछे आएगी। उन्होंने गोंडा और बिहार के कुछ लोगों का भी उदाहरण दिया है, जिन्होंने यूट्यूब से लाखों रुपए कमाए हैं और समाज में सम्मान भी पाया है। डिप्टी सीएम ने यह भी बताया कि शिक्षा का उद्देश्य सिर्फ नौकरी नहीं, बल्कि ज्ञान प्राप्त करना होना चाहिए। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने अमेरिका से प्रस्तावित कृषि व्यापार समझौते को छोटे किसानों और दुकानदारों के लिए खतरनाक बताया। उनका कहना है कि अगर दूध, फल, सब्जियां और अनाज विदेश से आएंगे तो स्थानीय किसानों को बड़ा नुकसान होगा। और इसके साथ ही टिकैत गांव-गांव जाकर किसानों को जागरूक करेंगे। और इसके साथ ही उन्होंने कई महत्वपूर्ण बातें भी कही। आपको बता दें, किसानों के हित में वो लगातार खड़े भी नजर आते हैं और इस बार भी उन्होंने अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को लेकर भी उन्होंने अपने दर्ज FIR को राजनीतिक कार्रवाई बताया और इसके साथ ही कांग्रेस के विरोध पर टिप्पणी की है। बुलंदखंड में किसानों की आत्महत्या और फसलों के उचित दाम के मुद्दे पर उन्होंने क्षेत्र को ऑर्गेनिक स्टेट बनाने की भी मांग की है। खनन रॉयल्टी का भी हिस्सा गांव के विकास में खर्च करने की भी उन्होंने मांग की। और योगी मोदी सरकार के भी 11 साल पूरे हो गए हैं, योगी सरकार के भी पूरे हो गए हैं। क्या आपका वो है, इनका नंबर क्या शिकायत करेंगे? शिकायत सरकार से तो है और किस तरह से वो होगी? क्या शिकायतें हैं? शिकायत ये है कि जो एक तो अभी नया मामला आया है, हमारा इशू रहे हैं MSP गारंटी कानून के, स्वामीनाथन कमेटी के, बिजली अमेंडमेंट बिल, ये सारे इशू है, पेस्टिसाइड बिल है, सीड बिल है, ये आ रहे हैं। अभी जो एक नया मामला आया है, अब तो सबसे लेटेस्ट पे जो USA डील है, डिक्लेरेशन है, वो है और उससे देश बर्बाद होगा। वो चाहे किसान है, वो खेती वाला वो है, या दूध उत्पादन करने वाला किसान है, या अंडा मीट मछली वाला किसान है, सब चीज बाहर से आएगी। दूध भी आएगा, एनिमल फीड आएगा। हम यहाँ पे हिंदुत्व की बात करते हैं तो वहां से नॉन वेज मिल्क आएगा और एनिमल फीड आएगा, जो पशु का खाना है वो नॉन वेज आएगा। GM आ रहा है जो पूरी दुनिया में बैन है, वो भारत की मार्केट में आएगा, जेनेटिकली मॉडिफाइड, और उससे बर्बाद किसान होना ही होगा। क्या ये बताया कि भाई यहाँ पे GM नहीं आएगा? सरकार ने उसका तो नहीं बताया। ना सरकार ने बताया कि जो पशुओं का फीड आएगा वो नॉनवेज होता है, ये भी नहीं बताया। उनकी गायें तो मुर्गी फार्म से टूटा हुआ अंडा उनके फीड में मिला जाता है, उसको वे दे दे, उससे गाय दूध दे रही। चलो जो अंडा मीट मछली खा रहा है उसको तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बहुत आदमी तो ये है कि उसको हाथ में लगा, तो वे भी
नॉनवेज दूध पिएंगे, क्या धार्मिक भावनाएं आहत नहीं हो? दूध सस्ता आएगा तो ललितपुर का किसान जो थोड़ा सा दूध बेच कर अपना गुजारा कर रहा है, जो हमारी माताएं बहनें भूमिहीन है, जिनके पास में जमीन भी नहीं है, वे दूध बेच कर गुजारा कर रही, पूरा देश का दूध का किसान बर्बाद हो जाएगा। टर्की एक देश है, हम गए वहां पे, वहां अपना संगठन है, उसने बुलवाए हमने, वहां एक भी पशु नहीं है अब देश में, क्योंकि यूरोप से दूध आता है, पशु खत्म हो गए। ऐसा ही यहाँ पर होगा। ये इनकी बड़ी साजिश है, खेती को खत्म करने के लिए खेती को महंगी कर दो, बाहर से सामान मंगवा दो, पशुधन खत्म हो जाएगा, सीड खाद दवाइयां महंगी कर दो, तो किसान खेती छोड़ देगा। यहाँ पर बहुत स्पीड से लोग खेती छोड़ रहे हैं, बड़े व्यापारी खेती करेंगे, तो इस देश में फिर लेबर तैयार होगी, वही उनको चाहिए। इसमें 10, 15, 20 साल प्लानिंग होगी। तो किसानों का आप सचेत रहो। जापान में सीएम योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं, चलिए सुनवाते हैं। की फैसिलिटी, एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरऑल की कार्रवाई कैसे आगे बढ़ती है, ये चीजें हम लोगों ने वहां पर कल देखी हैं। कैसे सैलोज बनते हैं, वेयर हाउसिंग की कार्रवाई व्यापक पैमाने पे कार्गो की दृष्टि से कैसे महत्वपूर्ण होती है, इसको भी हम लोगों ने वहां पे कल निरीक्षण किया है, देखा है, और बहुत पॉजिटिव उसका वो रहा है। और उन लोगों को हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के अंदर और खास तौर पर जो हमारा आने वाला 5वां इंटरनेशनल एयरपोर्ट, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, वहां के लिए भी आमंत्रित किया है। आज हम लोगों ने ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट को देखा और उसके उपरांत हाई स्पीड, सुपर हाई स्पीड ट्रेन को न केवल निरीक्षण किया बल्कि उसमें यात्रा भी की है। सबने देखा है उसकी स्पीड, यानी मुश्किल से 2 मिनट में वह 500 किलोमीटर से अधिक की स्पीड पकड़ ले रही थी। 150 किलोमीटर की स्पीड के बाद उसके पहिए ऊपर आ जाते थे और ट्रेन हवा में फिर बात करते हुए दिखाई देती थी। यानी हम लोगों ने इस पूरी यात्रा में देखा कि कुछ ही किलोमीटर, यानी 120 किलोमीटर की यात्रा को हम लोगों ने कुछ ही मिनटों में तय कर दिया था। ये सुपर हाई स्पीड की मैग्नम ट्रेन जो है वह एक मॉडल जापान ने प्रस्तुत की है और बहुत अच्छे ढंग से यहाँ पे जापान के अंदर वह एक रोमांचक का विषय बना हुआ है। हर यहाँ का यूथ को वे लोग उसके साथ जुड़ने का एक अवसर देते हैं। तीसरा जो हम लोगों ने यहाँ पे वहां पे आज देखा है वह था रोबोटिक का एक कारखाना और उनके R&D सेंटर को, कैसे उद्योगों में रोबोटिक की भूमिका आधुनिक परिप्रेक्ष्य में कैसे महत्वपूर्ण हो सकती है, उन्होंने एक एक क्षेत्र में वहां पे देखा है। और ये आज की जो टेक्नोलॉजी है उस टेक्नोलॉजी का उपयोग करके कैसे हम क्वालिटी ऑफ लाइफ को बनाने में योगदान दे सकते हैं, उसका उदाहरण वह रोबोटिक की जो फैक्ट्री थी वहां और उनका R&D सेंटर इस बात का उदाहरण प्रस्तुत कर रहा था। मुझे ये देख करके बहुत प्रसन्नता हुई और इस पूरे कार्यक्रम में यामानासी प्रांत के माननीय गवर्नर और उनके डिप्टी गवर्नर भी हमारे साथ में इस पूरे कार्यक्रम में आयोजन के साथ जुड़े थे और उनका बहुत पॉजिटिव योगदान इस पूरे आयोजन के साथ जुड़ने को और इस टेक्नोलॉजी को उत्तर प्रदेश के साथ जोड़ने के लिए भी उन्होंने
अपनी प्रसन्नता को व्यक्त किया कि हम इसको यूपी के साथ जोड़ने में उन्हें प्रसन्नता की अनुभूति होगी। धन्यवाद जी। एक क्वेश्चन जो पूछना सर, जापान और सिंगापुर के दौरे के बाद उत्तर प्रदेश में या भारत में कितने लोगों को रोजगार मिलेगा? देखिए, ये सभी कार्यक्रम जो भी हैं उत्तर प्रदेश के अंदर स्केल है, लैंड बैंक है और निवेश के लिए हम लोगों ने सेक्टोरल पॉलिसीज भी हैं। तो स्वाभाविक रूप से यह एक नई शुरुआत होगी। एज कटिंग टेक्नोलॉजी का वहां आना और उस क्षेत्र में निवेश होना वहां के युवाओं के लिए एक नई संभावनाओं के द्वार को खोलने जैसा है और युवाओं को उसमें पारंगत करके उनकी स्किलिंग करने का एक अवसर भी प्राप्त होगा। वहां से ट्रेन मैन पावर दुनिया के अंदर किसी भी देश में जाकर के बेहतर परिणाम दे सकते हैं और इसके लिए मेरा मानना है कि अगर यह 1.5 लाख करोड़ के एमओयू जमीनी धरातल पर उतरते हैं तो कम से कम 5 लाख से अधिक युवाओं को इसके माध्यम से नौकरी और रोजगार की संभावना आगे बढ़ सकती है। धन्यवाद। उत्तर प्रदेश अब सिर्फ संस्कृति और इतिहास के लिए ही नहीं बल्कि व्यापार और निवेश के लिए भी दुनिया के नक्शे पर अपनी जगह बना रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जापान में पहुंचे, जहां उन्होंने ब्रांड यूपी को पेश किया। जापानी निवेशकों के साथ व्यापार और तकनीकी साझेदारी की संभावनाओं पर भी चर्चा की। ये दौरा सिर्फ औपचारिक यात्रा नहीं है बल्कि ये यूपी को ग्लोबल बिजनेस हब बनाने की दिशा में एक अहम कदम है। देखिए खास रिपोर्ट। ब्रांड यूपी पर सीएम योगी का जोर। सीएम योगी का मिशन जापान। ऑटोमोबाइल से सेमीकंडक्टर तक 1 ट्रिलियन इकोनॉमी का संकल्प। सिंगापुर जापान के रास्ते निवेश का प्रण। उत्तर प्रदेश अब अपनी पुरानी छवि को पीछे छोड़कर दुनिया के नक्शे पर एक नए बिजनेस हब के रूप में उभर रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सिंगापुर जापान में आयोजित भव्य इन्वेस्टर शो को संबोधित किया। सिंगापुर के दिग्गज बिजनेस लीडर्स के सामने सीएम योगी ने यूपी की बदलती तस्वीर पेश की और उन्हें भरोसा दिलाया कि उत्तर प्रदेश में किया गया हर निवेश न केवल सुरक्षित है बल्कि वह तेजी से बढ़ने की गारंटी भी देता है। उन्होंने बताया कि कैसे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में यूपी आज भारत के टॉप राज्यों में शामिल है। अनंत संभावनाएं हैं। खाद्यान्न के सीड से लेकर के उसे बाजार तक पहुंचाने के लिए, बीज से लेकर बाजार तक की इस प्रक्रिया में जुड़ने, उसके पैकेजिंग के लिए, इन सभी प्रक्रियाओं को आगे बढ़ाने में एक बड़ी भूमिका का निर्वहन कंपनियों के माध्यम से वहां पर किया जा सकता है। फूड प्रोसेसिंग की अनंत संभावनाएं यूपी के अंदर हैं। उन संभावनाओं को, वेयर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक की नई संभावनाओं को भी उत्तर प्रदेश आगे बढ़ाता है। भारत के अंदर सबसे अधिक जल संसाधन वाला राज्य भी उत्तर प्रदेश है, यानी जल संसाधन आज के दिन। सीएम योगी ने आंकड़ों के जरिए यूपी की प्रगति की कहानी सुनाई। उन्होंने बताया कि कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर है और यूपी इसमें अग्रणी भूमिका निभा रहा है। जीएसडीपी में उछाल। पिछले 9 सालों में यूपी की सफल राज्य घरेलू उत्पाद 13 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर 36 लाख करोड़ रुपए हो गई है। जीडीपी में योगदान। आज उत्तर प्रदेश अकेले भारत की कुल जीडीपी में 9.5% का योगदान दे रहा है। नई पहचान। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि यूपी ने अब ट्रांसफॉर्मेशन और ग्रोथ पर केंद्रित अपनी एक नई पहचान बना ली है। सीएम योगी आदित्यनाथ के जापान दौरे के पहले दिन ही बड़े और अहम फैसलों की झड़ी लग गई। लगभग 11,000 करोड़ रुपए के समझौते ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए, जिनमें शामिल है जापान की प्रमुख कंपनियां कुबोता कॉर्पोरेशन, मिंडा कॉर्पोरेशन, जापान एविएशन, इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री, नागासे एंड कंपनी लिमिटेड और कई अन्य। ये निवेश सिर्फ संख्याओं का खेल नहीं है,
कृषि यंत्र निर्माण से लेकर औद्योगिक मशीनरी, जल और पर्यावरण अवसंरचना, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ग्राफिक प्रिंटिंग, हॉस्पिटैलिटी और रियल एस्टेट तक यूपी के हर सेक्टर में नई ऊर्जा और अवसर आने वाले हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि इन समझौतों से विनिर्माण क्षमता में बड़ा विस्तार होगा और औद्योगिक सहयोग को नई दिशा मिलेगी। यूपी अब अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों के लिए बनता जा रहा है एक भरोसेमंद और आकर्षक गंतव्य। सिंगापुर, जापान में सीएम योगी का दौरा दर्शाता है उत्तर प्रदेश अब वैश्विक स्तर पर निवेश आकर्षित करने के लिए पूरी तरह तैयार है। 36 लाख करोड़ की जीडीपी और बेहतर कानून व्यवस्था के दम पर यूपी खुद को भारत का ग्रोथ इंजन साबित कर रहा है। सोनभद्र में आयकर विभाग की कार्रवाई अब और व्यापक हो गई है। टीम 26 घंटे में ही लगातार जिले में छापेमारी कर रही है। कार्रवाई का दायरा अब सपा नेता इश्तियाक खान तक पहुंच चुका है। उनकी ईशान कंस्ट्रक्शन खदान में ड्रोन और सैटेलाइट से मैपिंग हो रही है और इसके साथ ही जांच खदानों, कार्यालय और बैंक खातों तक फैल चुकी है। ओबरा के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा में उनके खातों की गहन पड़ताल भी की जा रही है। 3 कर्मचारियों को हिरासत में लिया गया है और दस्तावेज जब्त किए गए हैं। कौशाम्बी के सराय अकेल थाना क्षेत्र के जयंतीपुर में छात्र शक्ति इंफ्रा लिमिटेड कंपनी के ऑफिस और प्लांट पर ईडी ने छापेमारी की है और अधिकारी कंपनी के दस्तावेज और रिकॉर्ड खंगाल रहे हैं। सुरक्षा के लिए भारी पुलिस बल भी तैनात किया गया है और ऑफिस के अंदर किसी को जाने आने की अनुमति नहीं दी जा रही है। मीडिया को फिलहाल कोई भी आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है। इस कार्रवाई से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है और जांच देर शाम तक ही जारी रह सकती है। ईडी की यह कार्रवाई संपत्ति और वित्तीय मामलों से जुड़े संभावित उल्लंघनों की जांच के तहत की जा रही है। कानपुर में फूड सेफ्टी विभाग ने 900 किलो दूषित खोया जब्त किया है। ये खोया ट्रेन से किसी अन्य शहर से लाया गया था और शहर की कई मिठाई दुकानों में इसका इस्तेमाल हो रहा था और जांच में पाया गया कि इस खोए से बनी मिठाइयां खाने पर लोगों के स्वास्थ्य पर गंभीर असर पड़ रहा है। और इसके साथ ही प्रशासन ने दुकानदारों को तुरंत ही चेतावनी दी और उन्हें निर्देशित किया है कि ये खोया उपयोग न करें और साथ ही जनता से भी अपील की गई कि वे संदिग्ध मिठाइयां न खरीदें और स्वास्थ्य पर ध्यान दें। सहारनपुर में होली और रमजान के दौरान शांति बनाए रखने के लिए कलेक्ट्रेट सभागार में प्रशासनिक बैठक हुई। एसएसपी अभिनंदन ने ही बाइक पर हुड़दंग करने और अश्लील गाने बजाने और अशोभनीय डांस करने वालों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दे दिए। जिलाधिकारी मनीष बंसल ने अधिकारियों को सतर्क रहने और त्योहार को सौहार्दपूर्ण बनाने के निर्देश दिया है और इसके साथ ही मुस्लिम समुदाय से कहा गया कि अनजाने में रंग गिरने पर बुरा न माने और हिंदू समाज से अपील की गई है कि रमजान और इसको लेकर ही नमाज आस्था का सम्मान करें। ये शांति समिति की जो मीटिंग है वो डीएम और एसएसपी सर की अध्यक्षता में जो है आज नवीन कलेक्ट्रेट में जो है ऑर्गेनाइज की गई थी। इसमें शहर के सभी संभ्रांत व्यक्ति, सिविल डिफेंस के वॉलंटियर, सभी थाना प्रभारी, सभी मजिस्ट्रेट्स और अन्य विभाग जैसे कि जल, विद्युत, सब विभाग आए थे और इसमें बहुत बेहद रूप से जो है थाना वाइज जो है वहाँ पर होली के कितने प्रोग्राम होते हैं, क्या विवाद है, उन सब के ऊपर लेकर जो है चर्चा की गई है। और जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, प्रशासनिक अधिकारी हैं, पुलिस अधिकारी हैं और जो लोकल लोग हैं, उन सब ने ये आश्वासन दिया है कि सब मिलकर जो है इस चीज़ को सुनिश्चित करेंगे कि होली जो है किसी भी तरह का उसमें विवाद ना हो और शांतिपूर्ण और हर्ष के साथ ये त्यौहार कंप्लीट हो। सर, बाइकों में जिस तरह हुड़दंग मचाने वाले 3 लोग गए थे, उसके लिए जैसा कि एसएसपी सर ने बताया है कि अभी से ही जो है हमारे द्वारा चालान की कार्रवाई जो है उसको सख्त कर दिया जाएगा और इस तरह के लोगों के ऊपर जो कड़ी कार्रवाई की जाएगी, जिसमें बाइक सीजर मुकदमा और अन्य जो ऑफेंस होगा उसके हिसाब से ग्रेडेड कार्रवाई इसमें की जाएगी। फिलहाल खास बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए RNTV नेशनल।